नमस्कार, मैं अनुषा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बड़ी अपडेट। ऐसी कौन सी खबरें जो आज अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है, हेडलाइंस बनी हुई हैं और सुर्खियां बटोरी। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, हमारे साथ एडिटर सूरज जी, हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो से ज्ञानेश जी इस वक्त हैं और तमाम जो बड़ी खबरें, बड़ी अपडेट है वो आप सभी तक पहुंचाएंगे। और सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय खबरें जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या आज अहम है और विशेष रूप से अखबारों में प्रकाशित हुआ है। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी हैं। जय श्रीवास्तव जी से हम जानेंगे आज की तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। देखिए, सबसे जो खबर आज सुर्खियों में है वो अमेरिका से है। अमेरिका में जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है उसमें जो इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई चल रही है उसमें उसी को लेके यूनिवर्सिटी में छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। जी। उसमें ये मुख्यतः ये मांग की गई है कि ये युद्ध विराम किया जाए। उसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके भी जाने जा रही हैं। इसी को देखते हुए अमेरिका से ये मांग की है कि यदि मान के चलिए कि आप युद्ध विराम के लिए कोई मदद करना बंद कर दे इजराइल को, और तब जाके हम यह आंदोलन खत्म करेंगे। लगभग 600 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है और अमेरिका के जो आधिकारिक सूचना है वो ये है कि अभी भी 600 छात्र गिरफ्तार होने के बावजूद जो है प्रदर्शन खत्म करने का नाम नहीं ले रहे। जी। उनके जो मुख्य मांग है वो मांग ये है कि फिलीपींस के में जो बच्चे मर रहे हैं और जो लोग वहां पर मर रहे हैं वो मानते हैं कि अमेरिका जब तक इजराइल को समर्थन देते रहेंगे और मदद करते रहेगा तब तक जो है ये लड़ाई बंद नहीं होगी। इसके चलते जो है अमेरिका पर प्रेशर डालने के लिए, और जो कि अमेरिका में भी अभी चुनाव है, प्रेशर डालने के लिए इस प्रकार के जो है आंदोलन वहां पर किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका जो सरकार है इसके परवाह न करते हुए इजराइल को मदद देना जारी रखने का निर्णय लिया गया है और छात्रों को समझाइश देने की कोशिश की जा रही है, और जो नहीं समझ में जिनको आ रहा है उनको सीधे अरेस्ट किया जा रहा है। जी। जी। दूसरी ओर जो है इसी के चलते जो इजराइल के राष्ट्रपति है नेतन्याहू ने ये कहा कि संघर्ष विराम का सवाल ही पैदा नहीं होता है जब तक हमारे जो बंदी है उनको छोड़ नहीं देते। और अगर उन्होंने कहा कि अगर हमने छोड़ दिया तो ये फिर से जो है सिर उठाएंगे। अभी वो मजबूर है, इसीलिए शरणम गच्छम होके पूरी दुनिया में चिल्ला चोट करके भीख मांग रहे हैं। तो इनके आदत ही यही है कि वो पहले हमला करते हैं और जब दूसरे तरफ से हमले होते हैं और जब वो मारे जाने की स्थिति में आ जाते हैं तब जाके दुनिया के सामने हाथ फैलाते हैं। तो ये इनके आदत बन चुका है। इसीलिए जो है इस प्रकार के हमले हम बंद नहीं करेंगे जब तक इसका पूर्ण रूप से आगे जाके संभावना नहीं दिखे कि फिर से ये हमले करेंगे। तो नेतन्याहू ने ये कहा स्पष्ट रूप से कि कोई मदद करे या ना करे, हम लोग जो है ये हमले अभी जारी रखेंगे। क्योंकि हमास के तरफ से एक डेलीगेशन वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आवाज उठाया जाके कि इजराइल को समझाए हमारे ऊपर हमले बंद करे, हमारे काफी बच्चे और महिलाएं उसमें मारे जा रहे हैं। लेकिन इजराइल ने कहा कि ये चाहे किसी भी जगह पे जाए, ये भीख मांगे या जान के उसमें भीख मांगे, लेकिन हम लोग अभी जब तक पूरी तरह से ठोस निर्णय पे नहीं पहुंचेंगे तब तक हम ये जारी रखेंगे। बिल्कुल। तो ये खबर एक चिंतनीय खबर जरूर है। कारण क्या है, अभी जिस प्रकार से इतने सारे जाने गई है वो अभी कोई साधारण नहीं है, वो हजारों की तादाद पे जाने चली गई है। अभी उसके बावजूद यदि अभी ये युद्ध विराम नहीं किया गया तो निश्चित रूप से आगे और जाने की संभावनाएं दिख रही है। जी, बिल्कुल। दूसरी एक और खबर यह है कि भारत के लिए जिस प्रकार से लोगों को ये मानना है कि जो जीडीपी है वो ग्रोथ कर रहा है, इसका एक प्रमाण ये मिला है कि दुनिया में सोने की जो खरीदी है वो उसके पैमाना घटा है, लेकिन भारत में जो है बड़े बड़े स्तर पे जो है इसमें बढ़ोतरी हुई है। मतलब इसका प्रमाण ये है कि 2023 में पूरे साल भर में कुल मिला के रिजर्व बैंक ने 16 टन सोना खरीदा था।
लेकिन केवल 3 महीने में इस साल 2024 में 19 टन सोना अभी तक रिजर्व बैंक खरीद चुका है। इसके मतलब यही है कि जो रुपयों में जो गिरावट, रुपयों के भाव में जो गिरावट देखने को हमें मिल रहा था, तो शायद इस बार जो है अच्छा ये रहे कि रुपया स्थिर रह सकता है। बिल्कुल। और दूसरी बात यही है कि जो हम लोग जीडीपी के लिए चिंता कर रहे थे कि भारत की स्थिति अभी कैसा होगा, जीडीपी कैसे बढ़ाया जाएगा, तो जिस प्रकार से ये खरीदी और सोना में जो उछाल आया है, इससे ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से जो है आगे जीडीपी में भी जो भारत में भारत की स्थिति अच्छी होगी। बिल्कुल जी। कनाडा की एक खबर है कि जो छात्र वहां पर काम कर रहे थे, वहाँ के एक रूल है कि आप वहाँ पढ़ाई करने के साथ साथ भी आप कई जगह पर आप काम कर सकते हो, उससे आपके जो पढ़ाई का खर्चा है वो निकालता है। उसमें एक राहत दी है कनाडा ने कि 20 घंटे से अधिक आप जो है उसमें काम कर सकते हैं। और ये एक खबर पहले 24 घंटा था, मतलब यही है कि छात्रों को जो 24 घंटा काम करने के बाद जो पैसा मिलते थे वो आप घट के 20 घंटे कर दिया है। जी तो इस बिल्कुल। प्रकार से जो है एक अच्छी खबर छात्रों के लिए है। जी। एक अंतिम खबर ये है कि भारत ने जो अमेरिका के एक अखबार ने प्रकाशित किया था, जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है और भारत जिसको टारगेट पे लिया हुआ है, वो है पन्नू। पन्नू के लिए एक अखबार में ये लिखा है कि भारत के जो रॉ है ये पन्नू को कनाडा में ही मारना चाह रहा है। इसके मतलब यही है कि भारत के खिलाफ आर्टिकल लिखा गया था। उन्होंने भारत को ये कहा था कि भाई ये अमेरिका में हो या कनाडा में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, आप भारत में बैठ के इस प्रकार से कार्रवाई नहीं कर सकते हैं कि पन्नू भले ही आतंकवाद घोषित हो, लेकिन उसको भारत पे देख के मारा नहीं जा सकता है। बिल्कुल। और जितने और भी खालिस्तानी मारे गए हैं उसके पीछे भी भारतीय रॉ का हाथ है, ऐसे उन्होंने माना है। लेकिन एक से भारत ने खारिज किया है कि जिस अखबार ने भी ये लिखा है वो उचित ये नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है और अंदाज से भारत को बदनाम करने के लिए इस अखबार में प्रकाशित ये समाचार की गई है। तो इसके उलट उस अखबार के पक्ष में अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उन्होंने ये कहा अखबार में यदि प्रकाशित किया गया, इसके लिए क्या उनके पास एविडेंस है वो देखा जाएगा। कुल मिला के ये है कि भारत ने उस मैटर को क्लोज कर दिया है, उन्होंने खारिज कर दिया है कि यदि जितने भी आतंकवाद हुआ मरे हैं या खालिस्तानी मरे हैं, उसके पीछे भारत का कोई रोल नहीं है। और पन्नू के लिए भी जो है उन्होंने कहा कि हमें बहुत ज्यादा इस प्रकार की चिंता नहीं है कि हम भारत में बैठे बैठे पन्नू को किसी भी देश में मार गिरा। बिल्कुल। तो ये एक अच्छी खबर है कि भारत ने डिनाई करने के बाद अमेरिका के सरकार ने उसको समर्थन किया, भारत ने जो जवाब दिया उससे सहमति बनी। जी बिल्कुल। और हम राष्ट्रीय स्तर की तमाम बड़ी अपडेट, बड़ी खबर जानेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज जी हैं। सूरज जी, तमाम राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज प्रमुखता से अखबारों में प्रकाशित हुई है, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। सूरज जी। देखिए निशा, जिस तरह से तमाम चुनावी माहौल चल रहा है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार का दौर चल रहा है। और कल असम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुवाहाटी में थे और गुवाहाटी में उन्होंने कहा है, क्योंकि इस समय जब हम देख रहे हैं कि 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, तो तीसरे चरण के मतदान को लेकर के अब आरक्षण पर रण छिड़ चुका है। आरक्षण की बात सामने आ गई है और आरक्षण के मुद्दे पर अब जहां जातिगत राजनीति की जा रही है, दलगत राजनीति से उठकर के जातिगत राजनीति की जा रही है, तो इसको लेकर के अमित शाह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने एससी वर्ग को, ओबीसी वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित किया है और इस वर्ग के साथ हमेशा कांग्रेस ने उपेक्षा का बर्ताव रखा है। दूसरी तरफ हम देखें कि ये अमित शाह का जो बयान था वो बयान असम में था और मध्य प्रदेश में कल भिंड में राहुल गांधी आए हुए थे और राहुल गांधी ने वहां पर संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर कहा है कि यदि कांग्रेस जीती है तो हम संविधान की रक्षा करेंगे। दूसरी तरफ अब उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीती है तो अमित शाह नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उन्होंने कहा है कि वो संविधान की किताब को फाड़ देंगे। बिल्कुल। उन्होंने भी कहा है
कि एसटी वर्ग, ओबीसी, किसानों को अब देश की आजादी के बाद अब तक जो कुछ मिला है वो इस किताब की वजह से मिला है। और संविधान खतरे में है, ये बात पहले से कांग्रेस कहती आ रही थी। उसी बात को आगे बढ़ाया कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, और ये बात वहां की गई। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी की सभा चल रही थी, तो जी, उन्होंने मंच से, क्योंकि ये जो लोकसभा सीट है, इस सीट पर दलित वर्ग का वोटर निर्णायक भूमिका में होता है, और इसी सीट पर सपा बसपा भी अपना प्रभुत्व रखती है और सपा बसपा का प्रभाव भी इस सीट पर देखा जाता है। तो उन्होंने इस सीट से अपने प्रत्याशी की जीतने की अपील की है, उसको जिताने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि 20-25 अरबपतियों को पैसा दे देते हैं तो वो कहते हैं देखो 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 विकास हो रहा है। बिल्कुल। जबकि उन्होंने कहा है कि अब तक 10 साल में केंद्र की भाजपा सरकार ने जितना अरबपतियों को दिया है उतना ही हम आपको देंगे, गरीबों को देंगे। यदि उन्हें 1 रुपए मिलेगा तो आपको 1 रुपए देंगे, यदि उन्हें 1 लाख मिलेगा तो आपको भी 1 लाख रुपए मिलेगा। बिल्कुल। क्योंकि अब जैसा देखा जा रहा है कि तीसरे चरण का मतदान बहुत निकट है, तो तीसरे चरण के मतदान पर फोकस हो गया है, और जिन सीटों पर होना है, मध्य प्रदेश की 9 सीटें इसमें शामिल है, और इसके अलावा और भी सीटें हैं अन्य राज्यों की। तो यहाँ तीसरे चरण का मतदान पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि पहले चरण के मतदान में जहां हमने देखा खूबियों और खामियों की बात हुई, दूसरे चरण में मंगलसूत्र से लेके इनहेरिटेंस टैक्स की बात हुई, तीसरे चरण में अब आरक्षण का मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि तीसरे चरण के मतदान पर फोकस है, और जैसा कि कल भिंड में राहुल गांधी की सभा थी, तो कल जो है मुरैना सीट पर प्रियंका की सभा होने वाली है। कल प्रियंका वहां पर आएंगी। और यहाँ मैं बताना चाहूंगा, चूंकि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में की सीटों पर मतदान होना है तीसरे चरण में, तो यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा कि जब हमने देखा पहले चरण का मतदान था, तो पहले चरण के मतदान में महाकौशल क्षेत्र की सीटों पर मतदान होना था, तो महाकौशल से कांग्रेस नेताओं का पलायन लगातार जारी था, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे थे। अब जब तीसरे चरण में ग्वालियर चंबल में मतदान होता है, तो ग्वालियर चंबल में एक बड़ा नाम जो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, और 6 बार विधायक रहे हैं रामनिवास रावत, उन्होंने कल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में लगातार झटके मिल रहे हैं। हम बात करें जहां से शुरुआत हुई है, हालांकि ये क्रम पहले से जारी रहा है, लेकिन जगत बहादुर सिंह अन्नू धौलपुर महापौर के बाद में सुरेश पचौरी का नाम आया, और फिर उसके बाद में अक्षय कांति बम का जो सिलसिला चला, जो सियासी घटनाक्रम चला इंदौर सीट पर, हालांकि उस पर भी लेकर सियासत जारी है, मैं उस पर बाद में बात करूंगा। लेकिन अभी ये अक्षय कांति बम के बाद में जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये श्योपुर में, क्योंकि बड़े विधायक हैं, बड़ा नाम है, और कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे, रामनिवास रावत का भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेना, ये कांग्रेस के बड़ा झटका। हालांकि राहुल गांधी ने मनाने की कोशिश की थी, क्योंकि कुछ दिन पहले जब ये कवायद चल रही थी, कुछ दिन पहले इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, तब राहुल गांधी से उनकी बात भी हुई थी, और गोविंद सिंह ने भी आश्वस्त किया था, जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में, उन्होंने आश्वस्त किया था कि रामनिवास रावत मान गए हैं। हालांकि गोविंद सिंह के भाजपा में जाने की भी अटकलें चल रही थी, लेकिन उन अटकलों को दरकिनार करते हुए कल रामनिवास रावत ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, और उनको श्योपुर लोकसभा सीट का प्रभारी बनाया गया था। और अब ऐसी स्थिति में मतदान से ठीक पहले उनका पार्टी छोड़ देना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस उसकी भरपाई कैसे करेगी, तो कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है। दूसरी तरफ हम देखें कि जिस समय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा जो ज्वाइनिंग टोली के मुखिया हैं, उनकी उपस्थिति में रामनिवास रावत ने बीजेपी की सदस्यता ली है। और दूसरी तरफ यदि हम देखें कि जिस समय ये सब घटनाक्रम चल रहा था, मुरैना की जो महापौर हैं शारदा सोलंकी, उन्होंने भी अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। रामनिवास रावत ने जो कहा है कि पार्टी में उनकी उपेक्षा हो रही थी, वो इतने वरिष्ठ हैं और विधायक दल के सचेतक भी रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने आरोप लगाया है कि वो उनकी उपेक्षा हो रही थी और समर्थकों को इससे पीड़ा हो रही थी। समर्थकों से बात करके और समर्थकों की राय के बाद ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। तो ये जो सियासी घटनाक्रम रहा है, सियासी घटनाक्रम में कल जो है पूरे दिन भर सियासी गलियारे में चर्चा का विषय रहा है। दूसरी तरफ हम देखें कि राजनाथ सिंह कल खंडवा में थे, और राजनाथ सिंह ने जिस तरह से कांग्रेस पर पलटवार करते हुए या प्रहार करते हुए जो शब्द कहे, क्योंकि उन्होंने कहा था, हम इतिहास में हमने देखा है कि आजादी के बाद
ये चर्चाएं रही कि महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को भंग कर दिया जाए, लेकिन क्योंकि कांग्रेस का गठन जो है, जैसा महात्मा गांधी के अनुसार कि कांग्रेस का गठन आजादी के लिए हुआ था और अब आजादी मिल गई है तो कांग्रेस भंग कर देना चाहिए। लेकिन अब ये बात कल राजनाथ सिंह ने कही है कि महात्मा गांधी की इच्छा जो थी जनता उसे पूरा करना चाह रही है और जनता बिल्कुल। उसे पूरा करेगी, कांग्रेस अपने आप भंग हो जाएगी। ये राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री जो हैं, उन्होंने कल खंडवा में जो उनकी सभा थी वहां पर उन्होंने कहा है। दूसरी तरफ एक खबर पर और ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा मैं, बिल्कुल। जैसा कि हम देख रहे हैं चुनाव के बीच में जो कर्नाटक का सेक्स स्कैंडल है और उसमें पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा की अध्यक्षता वाली जो पार्टी है जद एस ने सेक्स स्कैंडल में फंसे सांसद जो प्रज्वल रेवन्ना है, प्रज्वल रेवन्ना को निष्कासित कर दिया है। और यहाँ आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष पर कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रज्वल रेवन्ना को देश से भगाने में मदद की है। इस तरह की बात सामने आ रही है क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम चला है, एक मेड की शिकायत पर ये घटनाक्रम उजागर हुआ। दूसरी तरफ जो इनके पहले ड्राइवर रहे हैं प्रज्वल रेवन्ना के, उन्होंने कहा था कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को पेन ड्राइव दी थी और उस पेन ड्राइव में सारा डाटा था। क्योंकि ये बताया, जैसे महिला आयोग के अध्यक्ष ने भी कहा है कि ये देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है। इसको लेकर के सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं क्योंकि जहां आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगने के लिए गए थे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात से पहले आगाह करा दिया गया था कि इस तरह का घटनाक्रम यहाँ पर आ रहा है। दूसरी एक खबर और जो सुर्खियों में है, क्योंकि कल केजरीवाल की मामले में सुनवाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट में जिस मामले की सुनवाई थी उसमें ईडी से सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने कि चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों की गई। हालांकि 3 मई तक जवाब देने के लिए कहा है कोर्ट ने ईडी से जो सवाल पूछे हैं कि आजादी को लेकर के संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार प्राप्त स्वतंत्रता का अधिकार है, तो उन्होंने कहा है कि इन तमाम चीजों को लेकर के 3 सवाल पूछे हैं और 3 मई को ईडी को कोर्ट में इसके जवाब पेश करना है। दूसरा एक और बात है कि जो इंदौर लोकसभा सीट पर घटनाक्रम चला अक्षय बम का, क्योंकि यहाँ इंदौर से जो कांग्रेस के दूसरे प्रत्याशी रहे हैं वैकल्पिक रूप से अक्षय बम के बाद मोती सिंह ने एक याचिका लगाई थी, वो खारिज कर दी गई और उसमें कहा गया है कि चूंकि स्क्रूटनी के दौरान ही उनका नामांकन जो है वो रद्द कर दिया गया था। अक्षय बम के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर जहां एक दिन पहले ये कहा जा रहा था कि उन्हें डराया गया है, धमकाया गया है और उनको 17 साल पहले जो एक मामला था उसमें धारा बढ़ा करके उनको दबाव में लिया गया है। अब उसको लेकर के सियासी गलियारों में जिस तरह की चर्चाएं हैं, एक तरफ जहां कमलनाथ कह रहे हैं कि ये संविधान के खिलाफ है कि विपक्षियों को चुनाव न लड़ने दिया जाए, दूसरी तरफ जो राज्यसभा सांसद हैं विवेक तनखा, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षहीन राजनीति करना चाहती है और वो नहीं चाहती कि कोई सशक्त विपक्ष हो ताकि उनके कामों पर रोक टोक लगाई जा सके। दिग्विजय सिंह इसे अक्षय बम की गद्दारी कह रहे हैं और जहां प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो हैं जीतू पटवारी, उन्होंने जनता से अपील की है कि वोट डालने जाएं और नोटा का विकल्प चुनें। उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे और नोटा का विकल्प अभी हमारे पास है। यहाँ एक खबर पर और ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, क्योंकि 2019 के चुनाव में जहां चुनाव आयोग ने 85 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी, सोना चांदी शराब और नगद को लेकर के, अभी मध्य प्रदेश में 4 चरण के चुनाव होना है, 2 चरण के हो चुके हैं, तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होना है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 260 करोड़ रुपए नगद व सामग्री अब तक जब्त की जा चुकी है। तो ये जो धन जब्त किया जा रहा है, क्योंकि ये मैं बात केवल मध्य प्रदेश की कर रहा हूँ, देश में तो यह जो आंकड़ा है ये 5000 करोड़ के आसपास का है। इतनी बड़ी मात्रा में शराब है, सोना है, चांदी है, सामग्री है, संपत्ति है, जब्त होना कहीं ना कहीं बताता है कि जिस तरह से हम बात करते हैं निष्पक्षता की, कि जनता निष्पक्ष होकर के मतदान करती है, तो ये जनता के मन को भटकाने के लिए यदि इस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है तो लोकतंत्र की निष्पक्षता और लोकतंत्र की शुचिता पर सवाल खड़े करते हैं कि यदि यह राशि जिस उपयोग में लाई जानी थी जनता को भरमाने के लिए, मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए, यदि वो होती, यदि ये सफल हो जाते तो फिर चुनाव की तस्वीर कुछ और होती। तो यहाँ इस तरह की जो चीजें हैं, एक तरफ और आ रहा है कि अमित शाह का जो आरक्षण खत्म करने वाला फेक वीडियो था
उस वीडियो को लेकर जो शिकायत की गई थी, तो उस शिकायत में मध्य प्रदेश उस शिकायत के तार जो है मध्य प्रदेश से जुड़े हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि छतरपुर में जो युवक कांग्रेस के नेता हैं, उनसे भी इस मामले में पूछताछ की गई कि उस वीडियो को वायरल किसने किया था। और जो स्पेशल टीम बनाई गई है, उस टीम के सदस्य कल छतरपुर पहुंचे थे और उमाशंकर पटेल जो हैं, उनको हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की गई उस फेक वीडियो को लेकर के, क्योंकि उस वीडियो को लेकर के जो बात कही जा रही थी, अमित शाह का जो वीडियो था, हालांकि कल भारतीय जनता पार्टी ने और अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके असली वीडियो भी दिखाया और नकली वीडियो भी दिखाया। उन्होंने कहा कि इस वीडियो को एडिट किया गया है और एडिट करके इस तरह से इस वीडियो को प्रचारित किया जा रहा है जिससे कि जनता भ्रमित हो। दूसरी तरफ यदि हम बात करें कि जहां मध्य प्रदेश के परिदृश्य में तो बात करें, तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनसंपर्क कर रहे हैं। कल उन्होंने सिलवानी विधानसभा क्षेत्र के पहौल में जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया है और उसमें लगातार उनको जो है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता का जो है, मध्य प्रदेश के मतदाताओं का पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जो जुड़ाव रहा है, एक लंबे समय तक 18 वर्षों तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उसके तहत देखा गया कि महिलाओं ने कल उनको गेहूं की पोटली जब भेंट की तो उन्होंने सर पर उठा ली। दूसरी तरफ देखे कि बेगमगंज में कल मुख्यमंत्री मोहन यादव की जो सभा थी, वहां पर उन्होंने फिर से राम के नाम पर कांग्रेस पर निशाना साधा है कि कांग्रेस को ये भी नहीं पता कि भगवान श्री राम का जन्म कहाँ हुआ था और राम के नाम पर वो लोग जनता को बरगलाते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। और हम लखनऊ उत्तर प्रदेश की तमाम अपडेट जानेंगे। हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो से ज्ञानेश जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या सुर्खियों में चल रहा है, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जी ज्ञानेश जी। बताना चाहेंगे कि जो सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव हैं, वो जसवंत नगर में अपनी बहुत सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए मंगलवार को लखनऊ, मलाजनी व जसवंत नगर की जनसभाओं में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि भाजपा जो है सिर्फ अभी तक सबको भ्रमित करने का काम करती है। उन्होंने कहा कि शिवपाल ने कहा कि अगर लोग दिल्ली की सरकार बदलने का काम कर दें तो प्रदेश की डबल इंजन वाली सरकार को पटरियों पर उखाड़ने में आसानी हो जाएगी और देश की संपत्तियों को पूंजीपतियों के हवाले जो किया जा रहा है, भाजपा संविधान बदलने का प्रयास कर रही है। तो इस पर उन्होंने ये भी कहा कि सीएम योगी पर उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि सुना है जसवंत नगर में कोई संत जैसे कपड़े पहने हुए बाबा आए, लेकिन उन्हें संतों जैसा ज्ञान नहीं है। अगर संत होते तो सत्यनारायण की कथा में वितरित किए जाने वाले प्रसाद को चूरन नहीं बोलते। वो ये यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि चूरन खाने वाले बेचारों ने बहुतों का जो है वो हजमा खराब कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। बिल्कुल। हम बताएंगे निशा की जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने वैक्सीन को लेकर कहा है कि वैक्सीन के बारे में सच सामने आ गया कि भाजपा और मोदी सरकार ने देश के लोगों की जान से इतना बड़ा खिलवाड़ किया है और उस कंपनी में चंदा भी लिया है। मोदी जी ने देश के लोगों की जान का सौदा किया है। उन्होंने कहा है कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने ब्रिटिश कोर्ट में यह स्वीकार किया है कि उसकी वैक्सीन का साइड इफेक्ट है, जिससे हार्ट अटैक व ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर व जानलेवा बीमारी हो सकती है। बीजेपी और मोदी सरकार इस देशवासियों को सफाई दे और माफी मांगे कि आखिर देश की लोगों की जान के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। क्या मोदी की नजरों में आपकी और आपके परिवार की कीमत कुछ भी नहीं है? इसी कड़ी में बता दूं कि जो समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने भी भाजपा को वैक्सीन के मामले में घेरा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने जो वैक्सीन दी है उसमें कमीशन पूरी हुई है और भाजपा के लोग हर चीज में कमीशन लेते हैं। इन्होंने जो है पूंजीपतियों से फायदे के नाम पर खूब पैसा लिया है। बिल्कुल। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी कहा है कि भाजपा के लिए केशव प्रसाद मौर्य कहीं न कहीं अपशगुन है। वो जहां जहां जाते हैं सपा का मार्जिन बढ़ता चला जा रहा है। वो वैक्सीन पर भी कमीशन को लेकर खुल गई है और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं शिवपाल यादव का दावा है कि इंडिया गठबंधन पूरे बहुमत से सरकार इस बार बना रही है कहीं न कहीं। वहीं हम बात करेंगे निशा की जो अखिलेश यादव हैं,
जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव वो आज प्रत्याशी डिम्पल यादव के समर्थन में वो आज जाएंगे और वो जसवंत नगर लगभग 11 बजे पहुंचेंगे। वहां पर मुलायम सिंह इंटर कॉलेज रायनगर में उनकी जनसभा होनी है और प्रत्याशी डिम्पल यादव के लिए वोट की अपील करेंगे। जी वहीं वो दोपहर लगभग 1 बजे बीएसटी इंटर कॉलेज बलराई पहुंचेंगे और उसके बाद 3 बजे राम मनोहर लोहिया इंटर कॉलेज धनुआ पहुंचेंगे, जहां जसवंत नगर विधानसभा में 3 कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने का काम करेंगे। जी जिसे मैं बता दूं कि जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू वो आज जो है अयोध्या का दौरा करेंगे और जी वहां जी पर पहुंचकर वो सबसे पहले हनुमान गढ़ी है वहां पे पूजा अर्चना करेंगी। जी उसके बाद में राम मंदिर में रामलला के दर्शन भी करेंगे। जी और बता दूं कि इसको लेकर जो है कांग्रेस के नेता का बयान जो है मनगढ़ंत बताया है वो चंपत राय ने। उन्होंने कहा है कि श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र के जो महामंत्री है चंपत राय, उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जो राष्ट्रपति द्रौपदी है मुर्मू को आमंत्रित न किए जाने के बयान पर उन्होंने मनगढ़ंत बताया है। उन्होंने साथ ही कहा है कि महामहिम के साथ साथ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की और अनुसूचित जाति जनजाति के तमाम साधु सन्यासी व गृहस्थ जनों को भी प्राण प्रतिष्ठा के पावन जी अवसर पर आमंत्रित किया गया। जी ज्ञानेश जी तो जी कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में कहा था कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदया को आदिवासी होने की वजह से उनको आमंत्रित नहीं किया गया था। जी तो इसी को लेकर जो चंपत राय ने यह बयान दिया है। जी बिल्कुल। जी ज्ञानेश जी बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश की तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जिन्होंने तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में प्रकाश डाला और दर्शकों तक अंतर्राष्ट्रीय खबरें पहुंचाई, हमारे साथ राष्ट्रीय स्तर पर खबरें पहुंचाई एडिटर सूरज जी ने। तो तमाम जानकारी तमाम अपडेट आप तक पहुंचाई कि आज ऐसी कौन सी खबरें थी जो लगातार सुर्खियों में थी और लगातार अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी और हेडलाइंस बनी हुई थी। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।